बिहार एसटीईटी से जुड़े एक और मुद्दे। जब से रिजल्ट आया है नियोजन को लेकर के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं वो लगातार उन लोगों का प्रश्न आते रहता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रोस्टर और मेगा सूची कैसे निकलता है, इसकी जानकारियां आप लोगों तक कैसे पहुंचती है या कैसे पहुंचेगी, नियोजन फॉर्म कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ फिलअप करनी पड़ती है। एसटीईटी में जो लोग पास नहीं हो पाए हैं उन लोगों के लिए मैंने लिखा है कि एक मौका, वो कौन सा मौका है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक नहीं, उनके पास दो दो मौके हैं, क्योंकि आप लोगों को यह बात का एहसास ज़रूर होगा कि भगवान अगर एक दरवाजे को बंद करता है तो उसके साथ ही साथ चार दरवाजे को ज़रूर खोल देता है। बस आपको उस दरवाजे को पहचानना और उसके अंदर जाने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। बिना वक्त गंवाए वीडियो शुरू करेंगे, या रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, बिहार एसटीईटी की जब से खबरें आई हैं उनमें असफल होने वाले अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रश्न पूछते हैं कि उनका क्या होगा। क्योंकि यह बात बताने के लिए बीएसईबी के अधिकारी जो हैं वही स्वतंत्र हैं कि आगे की बातें किस प्रकार से होंगी। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कल बताया था कि एसटीईटी के भी आने वाले दिनों में आपको नई बहाली देखने को मिलेगी, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी को लेकर के जो रिवाइज नोटिफिकेशन जारी होना था 12,603 पदों को लेकर के विषयवार, वर्गवार और सारा नोटिफिकेशन जो है यहाँ जारी हो चुका है। इस वीडियो में उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर केवल एक पेज है ये यूपी टीजीटी पीजीटी का। पूरा पीडीएफ अगर डिटेल नोटिफिकेशन का अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कई अन्य बातों को बताना है, कई अन्य चीज़ों से जो है वो आपको रूबरू करवाना है। तो इसमें हम लोग आपको केवल बस थोड़े सा डिटेल में आप लोगों को हम बता देते हैं कि क्या है और क्या मुख्य बातें जो हैं आपके लिए। कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का आप देख रहे हैं, सेम नाम सेम लोगों से। यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ के तौर पर आपके पास उपलब्ध होगा, तो आप यहाँ जा कर के भी जुड़ सकते हैं और वो पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं कि कुछ जो मुख्य बातें उस नोटिफिकेशन में क्या हैं वो आपको हम दिखा दें। तो इसमें जो आवेदन आरंभ है वो 2-3 स्तर पर 2-3 पार्ट में आवेदन करना है। और आवेदन जमा करने के लिए जो प्रारंभिक पंजीकरण की जो तिथि है वो 16/3 है। शुल्क जमा करने हेतु जो प्रारंभिक तिथि वो भी 16/3 है। ऑनलाइन आवेदन का पार्ट 1 का अंतिम तिथि यानी कि रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि 11/4 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 13/4 है। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है पार्ट 2 का वो 15/4/2021 है। ये डेट आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल यह डेट पे आपको संकोच और किसी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जी जान लगा करके आप तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि बिहार की क्या सैलरी है वो आपको पता है और उत्तर प्रदेश की क्या सैलरी होने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 12,000 से अधिक पदों के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। और सैलरी के लिए आप देख सकते हैं कि जो प्रवक्ता वर्ग के जो हैं इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो 47,600 से 1,51,100 पे लेवल 8 और ग्रेड पे 4800 के यहाँ प्रवक्ता लोग के लिए सैलरी यहाँ निर्धारित है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लोग असफल हो गए हैं और योग्यता रखते हैं परीक्षा को पास करने की। सभी विषयों की कोटिवार वैकेंसी आप जा कर के टेलीग्राम के पीडीएफ में वहाँ पर मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। केवल यही नहीं, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर के भी अहम जानकारियाँ जो कि मैंने कल ही बताई थी आपको, इसकी हिंट मैंने दी थी पहले भी। 2020 के आयोजन के लिए जो समय सारणी है वो भी तय कर दी गई है और विज्ञापन का प्रकाशन का जो तिथि है वो 11/5/2021 को निर्धारित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ होगा वो 18/5/2021 से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए आप अगर देना चाहते हैं, आप अगर भरना चाहते हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं। और ये केवल असफल अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं है, जो लोग बिहार में सफल भी हुए हैं उनके लिए भी मौका है, वो भी यहाँ पर फिलअप करके अपनी आगे की रणनीति को और सुदृढ़ बना सकते हैं। ये तो हो गई मुख्य दो बातें कि जो नई वैकेंसीज हैं उनको लेकर के। अब हम चलते हैं आज के अपने मुख्य विषय की ओर कि नियोजन फॉर्म कैसा होगा, रोस्टर और मेगा सूची का पता कैसा लगेगा और किस प्रकार से जो है लोगों तक वो जानकारियाँ पहुँचेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ
कि जिस प्रकार से नियोजन की बातें अब रिजल्ट आने के बाद से हो रही है, क्योंकि छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया अभी लंबित है, लेकिन कुछ बातें जो कि पिछले दिनों अखबारों में आई थी, चूँकि यह पुराना अखबार का कटिंग है, मैं इसे सिर्फ आपको समझाने के लिए आपसे इस अखबार की कटिंग को रूबरू करवा रहा हूँ। इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन इसमें क्या कुछ है जो कि समझने लायक है कि यहाँ पर नियोजन इकाई में किस प्रकार से आवेदन होता है। कई लोगों का सवाल था, तो यहाँ हाथों हाथ भी आवेदन जमा होता है, साथ ही साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी, निबंधित डाक के माध्यम से भी आवेदन जो है वो सबमिट होता है। आपको एक महीने का जो आवेदन के लिए समय लिया जाता है, वो समय डिपेंड करता है, इसमें फ्लक्चुएसन हो सकता है। कई बार जो है वो 1 महीने से ज़्यादा का भी समय होता है। उसके बाद जो है वो नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और आपकी बहाली या आपकी नियोजन पूर्ण हो जाती है और आप सेवा देने के योग्य माने जाते हैं। दूसरी बात कि इस खबर के बाद बात होती है कि किस प्रकार से रोस्टर और मेधा सूची का पता लोगों को चलता है। क्योंकि ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सारी चीज़ें उपलब्ध है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग। मैंने वहीं से इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आप लोगों तक ऐसी बातों को पहुंचा सकूं और आप लोगों के मन में जो डाउट है उस डाउट को कुछ हद तक क्लियर करने में मैं सक्षम हो पाऊं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब रोस्टर जारी होता है तो उसमें कई प्रकार की तिथियों का निर्धारण होता है। किस प्रकार से आवेदन को लेना है, आवेदन की प्राप्ति की तिथि क्या होगी, मेधा सूची की तैयारी कैसे होगी, मेधा सूची का नियोजन समिति के द्वारा अनुमोदन कैसे होगा, उसका प्रकाशन कब से कब तक होगा, उस पर आपत्ति कब से कब तक लगाई जा सकती है, आपत्तियों का निवारण का भी दिनांक यहाँ पर तय रहता है, अंतिम प्रकाशन मेधा सूची के किस प्रकार से होगा और कब से कब तक होगा, जिला पंचायत हो या प्रखंड स्तर पर मेधा सूची का अनुमोदन किस प्रकार से होगा, नियोजन इकाई के द्वारा मेधा सूची का सार्वजनिकरण कैसे होगा और अनुमोदित मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर पंजी के अनुरूप उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष चयन सूची का निर्माण किस प्रकार से होगा। उसके बाद जो अंतिम बात होती है कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और नियोजन पत्र निर्गत किस प्रकार से और कब होगा। ये सारी चीज़ें रोस्टर में जो है वो क्लियर कर दी जाती हैं। आपको उस तिथि को तय कर दिया जाता है और उस तिथि के अनुरूप ही आपको सारी प्रोसीजर को पूरा करना पड़ता है। जो लोग सारे प्रोसीजर को पूरा कर लेते हैं, पहले तो जो विगत दिनों में जो नियोजन की प्रक्रियाएं पूर्ण हुई हैं, या तो पत्राचार के माध्यम से या कैंप लगा करके, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज्ड किस प्रकार से हो, ऑनलाइन मोड में किस प्रकार से सारी नियोजन प्रक्रियाएं हों, देखते हैं कि उस ऑनलाइन की प्रोसीजर को पूरा करवा पाने में कितना सक्षम हो पाते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, रिसेंट कंडीशन की हम बात करें, तो ऑनलाइन की बातें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली लगती है, लेकिन अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में आपको इन सभी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब बात उठती है कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी। या तो आप समय समय पर शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर या शिक्षा विभाग के साथ जो है टच पे रहें या उनके अखबारों के माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठा करते रहें। अदरवाइज आप हम लोगों के साथ या कई यूट्यूब चैनल्स है जो कि जानकारियाँ देते हैं STT को लेकर के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरी बात कि जब ये रोस्टर निकल जाता है उसके बाद मेधा सूची कई ज़िलों में जो है, मैं आपको यहाँ पर जहानाबाद का जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको भी स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये 6/8/2020 का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें कि विषय इसमें आप देख सकते हैं कि 2019-20 के तहत वर्ग 6 से 8 के नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में कुछ इसमें निकाली गई थी। क्या निकाली गई थी बातें कि इसमें मुख्य रूप से जो की गई हैं कि मेधा सूची की तैयारी कैसे होगा, उसका अनुमोदन नियोजन समिति के द्वारा कैसे होगा, उसका प्रकाशन कैसे होगा और कब होगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी जानकारियाँ आप लोगों तक होनी चाहिए और इसकी जानकारी आप लोगों तक तभी होगी जब आप रेगुलर इस चीज़ के लिए अपडेट रहेंगे, और अपडेट रहना ज़रूरी है। क्योंकि यह बात बिल्कुल सही है कि जब तक छठे चरण की नियोजन नहीं हो पाती है, सातवें चरण के नियोजन की बात करना थोड़ी बेईमानी होगी। लेकिन जैसा कि आप लोग पिछले दिनों शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान आपने जब सुना होगा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिजल्ट जारी करते समय उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कही थी कि 5 तारीख को जो हियरिंग है उसमें उन्होंने सरकार की तरफ से जो है वो IA फाइल कर दिया गया है और अनुरोध किया गया है कि किसी प्रकार से भी छठे चरण की बहाली को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दूसरी बात कि जैसे ही छठे चरण की बहाली पूरी हो जाती है 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों की, उसके बाद ये 37,000 की जो बहाली होनी है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी जो है इतने पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन देखना होगा कि इसकी बहाली छठे चरण के बाद होती है या उसके साथ ही इसकी प्रोसीजर शुरू हो पाती है। कई लोगों का यह सवाल था कि इस बहाली में 2-2 साल का समय लग सकता है। देखिए, टाइम बाउंडेशन की बात कोई नहीं बता सकता है,
लेकिन यह उम्मीद जरूर की जा सकती है कि जिस प्रकार से रिक्तियाँ शेष हैं, जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों की आवश्यकता है, बिहार में शिक्षा की दुर्दशा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द बिहार में शिक्षकों की बहाली संपन्न होगी। अब रही बात कि किस प्रकार से अंतिम मेगा सूची अनुमोदन में जिला को हस्तगत कराना, सारी तिथियों का निर्धारण आपको इसमें दिया जाएगा। अब मेगा सूची को लेकर के जो कन्फ्यूजन है आप लोगों के अंदर कि क्वालिफाइड हैं तो मेगा सूची में आएंगे कि नहीं आएंगे, एक अलग सी वीडियो मैं उस पर बना दूंगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पे आप ये समझिए कि जो लोग क्वालिफाइड है वो आज न कल किसी न किसी ज़िले में ज़रूर उनका चयन हो जाएगा। बिल्कुल इस बात को लेकर के बेफिक्र रहिएगा आप लोग। तो ये सारी बातें तो हो गई कि किस प्रकार से आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचेंगी, लेकिन अब एक बात और उठता है कि नियोजन के लिए जो फॉर्म अप्लाई होता है ऑफलाइन मोड में वो फॉर्म कैसा होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि नियोजन जब आप लोगों को करना होगा या जब नियोजन की बातें होंगी तो उसमें मुख्य रूप से जो नियोजन हेतु आवेदन नगर निगम, नगर परिषद या नगर प्रखंड का पंचायत का नाम होता है। उसके बाद आपका जो किस प्रकार का शिक्षक पद का ग्रेड है, विषय का नाम, हालांकि ये 1 to 5 वाला 6 to 8 वाला है, लेकिन इसी से मिलता जुलता भी आपको रहेगा, क्योंकि अभी जो है 6 to 8 वाली बहालियाँ संपन्न हो रही हैं या अभी वो लटकी पड़ी हैं, लेकिन जब उनमें नियोजन की बातें हो रही थी उस समय की ये सारी बातें हैं। उसमें अभ्यर्थी का नाम यानी कि आपका नाम चाहिए, पिता का नाम, माता का नाम, और देख सकते हैं मुख्य रूप से जन्म तिथि, और उसमें लिंग, स्थायी पता, थाना, जिला, पिन कोड, पत्राचार का पता। पत्राचार का पता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई लोगों को पहले नियुक्ति पत्र जो है वो पत्राचार के माध्यम से दिया जाता था। अब कैंप लगा करके अगर होता है तो वो और अच्छी बात है, लेकिन पत्राचार का पता भी आपको देना होगा कि किस शहर में, किस थाने में, किस जिले में, और वहाँ का पिन कोड क्या है। आपको अपनी कोटि को देना होगा कि आप जनरल से आते हैं या किसी दूसरे कैटेगरी से आते हैं। अगर आरक्षित कैटेगरी से हैं तो उसको आपको फिलअप करके उसका डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना होगा। अगर आप दृष्टिबाधित हैं, विकलांग है, दिव्यांग है तो आपको उसके भी आपको भरनी होगी कि कितना प्रतिशत विकलांगता आप में है। और बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी वाली कॉलम में अगर आप हैं तो उसको भी आपको भरना होगा। दूसरी बात है कि टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्णता का वर्ष आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसमें अगर आप एसटीईटी जो है अगर आप उत्तीर्ण हैं तो वहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कौन से एसटीईटी का वर्ष, आप कौन से वर्ष में उस एसटीईटी को आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ शैक्षणिक योग्यता आता है भरने के लिए। आपने भले ही आवेदन देते समय सारी चीज़ें फिल की होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर भी फिर से फिलअप करना होगा। और कई लोगों का जो छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है ना ऑनलाइन आवेदन देते समय, वहाँ पर मिस्टेक चलिए कोई नहीं, लेकिन इस फॉर्म को भरते समय आप मिस्टेक ना करें। इसमें आपको मैट्रिक से लेकर के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपका है तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। चूँकि ये 6 to 8 वाला है, लेकिन अगर आप +2 टीचर के लिए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपके लिए कॉलम उपस्थित रहेगा। 2 वर्षीय डिप्लोमा या बीएड वाला जो बात है उसका भी आपको सारा कुछ कहाँ से किए हैं, कैसे किए हैं, कौन से वर्ष में उत्तीर्ण है, कुल पूर्णांक कितना है, कुल प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत कितना है, सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि ये फॉर्म भरने के बाद आपको नियोजन इकाई में सबमिट करना पड़ेगा, और इसका जो रसीद जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, वो रिसिप्ट आपको ये नीचे देख सकते हैं। ये रिसिप्ट आपको नियोजन इकाई के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा हस्ताक्षर और मोहर के साथ, जिसको आपको रखना होगा संभाल करके। और जब तक नियोजन की प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हो जाती हैं आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा तमाम जिलों में। तो उम्मीद होगा दोस्तों कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को या कुछ समझने को मिला होगा। सिखा तो हम नहीं सकते हैं, कुछ अपनी जानकारियाँ आप लोगों तक हम पहुँचा ज़रूर सकते हैं, और इसी प्रकार की बातें जो हैं आगे भी होती रहेंगी नियोजन संबंधित, क्योंकि जब तक नियोजन की प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं होती हैं, कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में हो तो आप बता सकते हैं। उसका दूर करने का जो जितना हद तक प्रयास हो जाएगा वो हमारे तरफ से किया जाएगा। एक फ़ोटो भी यहाँ पर लगेगा तो फ़ोटो 2-3 आप जो हैं वो फ़ोटो निकलवा लेंगे। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ मिली होगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।